प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। अपन कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट है उसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आपका जो है आज का टॉपिक रहेगा ठोसों में विद्युतीय गुण। दोष अपने सारे कंप्लीट किए थे, त्रुटियां हैं अपने सभी प्रकार की जो त्रुटियां या जो दोष है वो कंप्लीट कर लिए। आज जो अपना है ठोसों में जो आपका है अगला जो आपका यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक या जो अपन गुण पढ़ेंगे वो आपका क्या है, ठोसों में विद्युतीय गुण। और विद्युतीय गुण का मतलब क्या होता है, ये आप पढ़ते हुए आए हो। विद्युतीय गुण का मतलब क्या होता है कि ठोस होते हैं वो विद्युत के सुचालक है, कुचालक है, या जो है विद्युत के प्रति जो ठोस अवस्था होती है उसका क्या व्यवहार रहता है। जैसे द्रव अवस्था का, गैसीय अवस्था का सभी का व्यवहार रहता है, उसी प्रकार से ठोस जो होते हैं उसका विद्युत के प्रति है, चालकता के प्रति या कुचालक या अर्धचालक, तो ठोसों का इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के प्रति है किस प्रकार का व्यवहार होता है उसके बारे में अपन है अध्ययन करेंगे। हालांकि ये जो आपका टॉपिक है पूरा विस्तार से जो है आपका 12th क्लास की जो भौतिक विज्ञान है उसमें आपका इसका जो है चैप्टर आ रखा है चालकता के आधार पर, जिसमें सेमीकंडक्टर नाम का जो है एक टॉपिक है वो आपका पूरा है फिजिक्स में दिया हुआ है। केमिस्ट्री में भी आता है लेकिन आपका शॉर्ट में आता है, लेकिन फिजिक्स में आपका पूरा विस्तार से आता है, तो वहां पर आप और अच्छे से इसको समझ सकते हो। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं ठोसों में विद्युतीय गुण। तो ठोसों में जो विद्युतीय गुण होते हैं अगर उसको अपन समझे तो चालकता के आधार पर, चालकता किसे कहा जाता है कि ये जो विद्युत का सुचालक होगा, कुचालक होगा या अर्धचालक होगा, तो उसके आधार पर अपन है इसका वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखो ठोसों को चालकता के आधार पर, ठोसों को चालकता के आधार पर निम्न प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी कि चालकता के आधार पर, यानी कि ठोस सुचालक होगा, कुचालक होगा, विद्युत के प्रति उसके आधार पर है अपन इसको निम्न प्रकार से जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। सबसे पहला होगा 1 नंबर आपका सुचालक, या इसको चालक भी कहा जाता है। फिर है आपका कुचालक, जिसको विद्युत रोधी भी कहा जाता है। और तीसरा है आपका अर्धचालक। तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं, ठोसों में चालकता के आधार पर निम्न प्रकार से इनको वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि विद्युत के प्रति ये किस प्रकार का व्यवहार दर्शाते हैं उसके आधार पर अगर इनका वर्गीकरण किया जाए तो क्या होगा आपका वर्गीकरण, वो होगा आपका सुचालक या जिसको चालक यानी कि कंडक्टर कहा जाता है, कुचालक या विद्युत रोधी यानी कि इंसुलेटर, और अर्धचालक जिसको क्या कहा जाता है, सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो ठोसों को चालकता के आधार पर सुचालक, कुचालक, और तीसरा है आपका अर्धचालक। अब अपन इसको एक एक करके विस्तार से जो है अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें अपन सुचालक की परिभाषा पूछी जाती है, उदाहरण भी है, और किस रेंज में ये आपका सुचालक है वो आपको प्रदर्शित करता है, किस रेंज में, वो रेंज भी अपने को यहाँ पर ध्यान रखनी है। सीधी रेंज भी पूछी जाती है, यानी कि इस परास में अगर रहेगा कोई पदार्थ तो सुचालक होगा, अगर अलग परास होगी तो वो आपका कुचालक होगा, और कुछ और परास होगी तो वो आपका अर्धचालक होगा। वो परासें कौन सी होती है, रेंज कौन सी है, उसको अपन है एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला अपना जो रहेगा वो 1 नंबर रहेगा आपका चालक, जिसको क्या कहा जाता है, कंडक्टर भी कहा जाता है। तो चालक क्या कहते हैं, ऐसे ठोस जिसमें विद्युत है, विद्युत धारा की अगर अपन जो है विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, यानी कि इस प्रकार के ठोस जिसमें अपन क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तो विद्युत धारा का प्रवाह है आसानी से हो जाता है। विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, आसानी से हो जाता है। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, ऐसे पदार्थ आपके कहलाते हैं सुचालक पदार्थ है कहलाते हैं। तो वे ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से
हो सकता है, आसानी से हो सकता है, चालक कहलाते हैं। यानी कि इस प्रकार के पदार्थ, यानी कि ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं, चालक। और यहाँ पर जो चालकता का कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहां पर चालकता का कारण इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो, ये जो चालक पदार्थ है ये भी आपके दो प्रकार के चालक होते हैं। पहले तो ये देखना है कि चालक किसे कहते हैं, ये वे ठोस पदार्थ जिसमें अगर अपन विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो वो विद्युत धारा उसमें से बह जाएगी, यानी कि विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित हो जाएगी। इसका मतलब वो कौन से पदार्थ है, चालक पदार्थ है, जिसमें चालकता का कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो, इसकी रेंज की मैं अगर बात करूं कि ये चालक जो पदार्थ होते हैं ये किस रेंज में विद्युत धारा का प्रवाह है, वो इसमें से जो है इन चालक पदार्थों में से होगा। तो जो चालक पदार्थ है उनकी जो रेंज रहती है, यानी कि जो है चालक पदार्थ में जो चालकता की परास है, चालक पदार्थ में चालकता की परास, या जो ये चालन करते हैं, चालकता में जो परास होती है वो 10 की घात 4 से 10 की घात 4 से 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। अब ये मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स किस प्रकार से आएगा, ये अपना थर्ड पार्ट है 12th क्लास में, वहां पर ये मात्रक कैसे आया उसको है अपन पूरा विस्तार से निकालना भी सीखेंगे। अभी आपको याद रखना है ये चालकता की जो है यूनिट होती है या इकाई होती है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है, जो चालक पदार्थ होते हैं वो इस रेंज में चालकता प्रदर्शित करेंगे। यानी कि अगर कोई भी ठोस पदार्थ है उसकी चालकता की रेंज अगर वो इस रेंज में रहता है तो वो आपका पदार्थ है किस प्रकार का पदार्थ हो जाएगा, चालक जो है प्रकार का पदार्थ होगा, ठोस। तो ये होगी आपकी चालक पदार्थ में चालकता की परास, यानी कि इस रेंज में जो भी आपके पदार्थ होंगे वो आपके क्या होंगे, चालक पदार्थ होंगे। अब ध्यान देने वाली बात, दूसरी जो ध्यान देने वाली बात है कि ये जो चालक पदार्थ होते हैं इनको पुणे दो भागों में बांटा जाता है। यानी कि ये जो चालक पदार्थ है इनको पुणे दो भागों में बांटेंगे। अब वो दो भाग कौन से होते हैं, तो यहां से मैं इन दो भागों नाम लिखता हूं। पहला है आपका धात्विक चालक, धात्विक चालक, और अगला है आपका विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य चालक। तो देखो दो प्रकार, यानी कि जो चालक पदार्थ है वो पुनः आपके दो प्रकार के होते हैं, धात्विक चालक और विद्युत अपघट्य चालक। इनके बारे में अपन ज्यादा है विस्तार से अपन इनका अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो थर्ड पार्ट है उसमें उसका पूरा विस्तार से दे रखा है। धात्विक चालक क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य चालक क्या होते हैं, ये टॉपिक पूरा विस्तार से दे रखा है। अभी आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जो चालक पदार्थ है उनको पुनः दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, धात्विक चालक और विद्युत अपघट्य चालक। अब देखो इसके बारे में अपन और भी बोल सकते हैं कि धात्विक चालक है क्यों, अपन जानते हैं जितने भी धातुएं होती है, जितनी भी आपकी धातुएं होती है वो आपकी कौन सी अवस्था में रहती है, सामान्यतः ठोस अवस्था में रहती है। तो धात्विक चालक को मैं कुछ जो है इनमें भी अपन शॉर्ट में जो है लिख लेते हैं इनके बारे में कि ये धात्विक चालक है किस प्रकार से आपके प्रदर्शित होते हैं। फिर देखना विद्युत अपघट्य चालक भी अलग अलग प्रकार के होंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य होंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य होंगे। तो वो सारी चीजें अपन हैं जो 12th क्लास का आपका जो है तीसरा पार्ट है वहां पर अपन पूरा विस्तार से जो है इसमें अपन अध्ययन करेंगे। अभी सिर्फ अपने को प्रकार है उसी के बारे में ध्यान देना है। तो एक बार यहाँ पर जो है इस परिभाषा, इनके वर्गीकरण को और जो चालक पदार्थ इसकी परिभाषा और रेंज है इसको आप नोट डाउन कर सकते हो या यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको जो है याद रहे। अब आगे चलते हैं अपन धात्विक चालक के बारे में। धात्विक चालक किस प्रकार से होता है, शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में जो है एक बार एक एक पॉइंट है इसके बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं, धात्विक चालक और विद्युत अपघट्य चालक के बारे में। तो धात्विक चालक के बारे में अगर अपन यहाँ से जानना चाहे तो देखो धात्विक चालक के बारे में अपन शॉर्ट में जो है पढ़ लेते हैं, बाकी विस्तार से जो है इसको भी टॉपिक से जो थर्ड पार्ट में थर्ड यूनिट है उसमें रहेगा। धात्विक चालक नाम से स्पष्ट है, धातु, ठीक है। तो अपन जानते हैं जनरली जितनी भी धातुएं होती है ठोस अवस्था में होती है, कुछ धातुओं का अपवाद स्वरूप छोड़ करके जो है धात्विक चालक होते हैं ठोस अवस्था में होते हैं।
तो धातु में अपन जानते हैं चालक होती है, तो इसका मतलब है सभी ठोस पदार्थ जो धातु के रूप में है, जो धातु होगी वो आपकी विद्युत की क्या होगी, चालक होगी। तो वे ठोस पदार्थ जो धातु के रूप में है वो आपका क्या होगा, धात्विक चालक है, वो कहलाएगा। अब धात्विक चालक है तो धात्विक चालक है, ठोस अवस्था में हो सकता है, उस धातु को अपन पिघला भी सकते हैं, तो धातु है पिघलाने पर द्रव अवस्था में आ सकती है, उसको गलित अवस्था कहा जाता है। पिघलाने को अपन क्या बोलते हैं, गलित अवस्था। तो देखो धातु ठोस या गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करती है। यानी कि जो धातु होती है वो आपकी चाहे ठोस अवस्था में हो, चाहे उस धातु को अपन है गलित अवस्था में लेकर आओ, वो आपकी क्या होगी, दोनों अवस्थाओं में है वो आपकी धातु है वो क्या करेगी, विद्युत का क्या करेगी, चालन करती है। अब बताओ धातुओं या धातु होती है उसमें विद्युत का चालन का कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। क्यों, अपने चालकता में ये बता दिया, लेकिन चालकता में पुनः दो प्रकार के, धात्विक और विद्युत अपघट्य चालक। तो पहले अपन धात्विक चालक के बारे में शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, विस्तार से आपका तीसरे पार्ट में रहेगा। धात्विक चालक, धातु ठोस या गलित अवस्था। अब धातु चाहे सोना है तो सोना है, धातु है, आपका विद्युत का क्या करेगा, चालन करेगा। चांदी है, आपकी ठोस अवस्था में विद्युत का क्या करेगी, चालन है वो करती है। अगर इसको अपन गलित अवस्था में भी लेकर आते हैं तो भी वो विद्युत का आपका क्या करती है, चालन करती है। आगे उतना नहीं करेगी लेकिन चालन है वो आपका जरूर करती है। कुछ एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें अपवाद प्रदर्शित हो सकते हैं, वो भी आपको बता दी जाएगी जब विस्तार से पढ़ेंगे। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि धातु है ठोस या गलित दोनों अवस्था में विद्युत का क्या करती है, चालन करती है। और यहाँ पर जो धात्विक चालक में जो चालकता का कारण है वो आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। क्यों, धातु है आपके मान लो Ag है, Au है, तो इसमें अपन जानते हैं क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन भी कौन से, जैसे मान लो कोई सी भी धातु ले लो, सोडियम ले लो या पोटेशियम ले लो, ये कोई सी भी धातु ले लो, तो इनमें इन धातुओं में अपन ने ये तो समझ लिया कि चालकता का कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की गति। लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, सिर्फ संयोजी कोष या बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो चालकता के कारण है इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, ये भी ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन होंगे आपके संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन। यानी कि संयोजी कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन अगर अपने गति करते हैं तो उस अवस्था में, यानी कि प्रत्येक परमाणु में जो संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन है अगर आपका क्या करता है, गति करता है, तो उस संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के कारण है वो आपके धात्विक चालक है, वो चालकता प्रदर्शित करते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है, धात्विक चालक ठोस या गलित दोनों अवस्था में विद्युत का चालन करती है। इनकी चालकता का कारण होता है इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, और इलेक्ट्रॉन भी कौन से, जो है प्रति परमाणु संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर बात हो रही है। ये था आपका किसके बारे में, जो है पहला प्रकार धात्विक चालक के बारे में। दूसरा है आपका विद्युत अपघट्य चालक। तो विद्युत अपघट्य चालक में नाम से ये भी चालक है, लेकिन लाइन को देखना है क्या बोल रहा है, विद्युत अपघट्य चालक। अब विद्युत अपघट्य चालक की अगर मैं बात करता हूं, नाम से स्पष्ट है विद्युत अपघट्य। अपघट्य का मतलब अपघटित होना, अपघटित होने का मतलब क्या होता है, टूटना। यानी कि इस प्रकार का अपन कोई पदार्थ लेंगे जो ठोस अवस्था में तो है लेकिन धातु नहीं है, ऐसा पदार्थ जो ठोस अवस्था में तो है, या ऐसा यौगिक जो ठोस अवस्था में तो है लेकिन धातु नहीं है, फिर भी वो विद्युत का चालक हो सकता है। कौन सा, जैसे NaCl। NaCl आपका क्या है, सोडियम क्लोराइड या नमक। वो विद्युत का चालन है वो प्रदर्शित करेगा, लेकिन वो विद्युत का चालन प्रदर्शित करेगा तो उसका कुछ कारण होगा। उसका कारण क्या हो सकता है, ये धात्विक चालक है, इधर मैं लिख देता हूं आपका विद्युत, इसको इधर से मिटा देता हूं, विद्युत अपघट्य चालक। तो विद्युत अपघट्य चालक क्या होगा कि इस प्रकार के, यानी कि जो है वे ठोस पदार्थ जो है ऐसे यौगिक जो ठोस अवस्था में तो है लेकिन ठोस अवस्था में, ध्यान रखना विद्युत अपघट्य चालक में जो भी पदार्थ होंगे, जो पदार्थ होंगे वो आपकी ठोस अवस्था में
ध्यान रखना, ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करेंगे। इस लाइन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है। धात्विक चालक तो चाहे उसको ठोस में लेके आओ चाहे गलित अवस्था में हो, दोनों में विद्युत का चालन करेगी। लेकिन विद्युत अपघट्य होते हैं, इसमें जो पदार्थ आएंगे वो अगर ठोस अवस्था में है तो विद्युत का चालन है नहीं करेंगे। जैसे कि आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड या जिसको नमक कहा जाता है, अगर ये ठोस अवस्था में है तो ध्यान देना ये विद्युत का चालन है नहीं करेगा। लेकिन यही NaCl को अगर मैं गलित अवस्था में, गलित अवस्था का मतलब क्या होता है, इसका जलीय विलयन बना दो, ठीक है, तो ये गलित अवस्था में आ जाएगा और गलित अवस्था में आते ही ये क्या करेगा, विद्युत का चालन करेगा। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य चालक में क्या हो जाएगा, इस प्रकार के पदार्थ जो ठोस अवस्था में तो विद्युत का चालन नहीं करता है, लेकिन गलित अवस्था में या जलीय विलीन अवस्था में विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं, विद्युत अपघट्य चालन, विद्युत अपघट्य चालक कहलाते हैं। जैसे धात्विक चालक में चालकता का कारण इलेक्ट्रॉन की गति थी, तो यहां पर भी चालकता का कारण होगा, उस चालकता के कारण को आपको समझना है कि विद्युत अपघट्य जो चालक है उनमें जो चालकता का कारण होगा वो चालकता का कारण आपका क्या हो जाएगा, आयनों की गतिशीलता, आयनों की गतिशीलता। आयनों की गतिशीलता से यहाँ क्या मतलब है, जैसे ही आप NaCl, क्यों वो ठोस अवस्था में है तो विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा। लेकिन अगर मैं NaCl को किस में लेकर के आ जाऊं, गलित अवस्था यानी कि इसका जलीय विलयन बना दूं तो वो गल जाएगा। और गलित अवस्था में आते ही NaCl किस में टूटेगा, Na+ और Cl नेगेटिव। Na+ और Cl नेगेटिव का मतलब यहाँ पर क्या है, आयन बन गई। क्या बना, एक धनायन बना, दूसरा क्या बना, ऋणायन बना। तो इस प्रकार से ये आयन क्या करेंगे, उस विलयन में क्या करेंगे, गति करते रहेंगे और आयनों का प्रवाह होगा। और आयनों के प्रवाह से क्या उत्पन्न हो जाएगी, विद्युत धारा का जो है आपका प्रवाह भी उत्पन्न हो जाएगा, या विद्युत धारा है उसमें से आसानी से प्रवाहित हो जाएगी, क्यों उसको आयन मिल जाएंगे। ठीक है, विद्युत में भी आपके क्या होते हैं, धनायन और ऋणायन होते हैं, और इस विलयन में भी आपका क्या धनायन ऋणायन बन गया, तो आयनों के प्रवाह के कारण क्या हो जाएगा, वो विद्युत अपघट्य है, विद्युत का जो है क्या हो जाएगा, चालक हो जाएगा। तो विद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है कि जैसे ही अपन है, जैसे नमक का अपन ने उदाहरण लिया, सोडियम क्लोराइड है, ठोस अवस्था में है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई विलयन नहीं है, और विलयन नहीं होने से क्या होगा, ठोस अवस्था में विद्युत का क्या होगा, चालकता प्रदर्शित नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इसको गलित अवस्था में, NaCl को अपन है गलित अवस्था में लेके आएंगे तो ये अपघटित हो जाएगा, किसमें, आयनों में। तो यहां पर ये प्रश्न बनता है कि विद्युत अपघट्य में जो है चालकता का कारण क्या होता है, तो वो होती है आयनों की गतिशीलता। धात्विक चालक में चालकता का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की गति। इलेक्ट्रॉन भी कौन से, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन। तो धात्विक चालक में चालकता का कारण संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन प्रति परमाणु। और धातु होती है ठोस और गलित, दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करती है, जबकि विद्युत अपघट्य प्रकार के चालक है वो ठोस अवस्था में तो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही अपन है इसको गलित अवस्था में लेकर के आ जाते हैं तो ये विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। अब यहां से जो है प्रश्न आपका बन सकता है कि क्या कारण है, क्या कारण है कि ठोस NaCl विद्युत का कुचालक है, जबकि गलित NaCl विद्युत का चालक है। गलित NaCl विद्युत का क्या है, चालक है। तो ठोस NaCl विद्युत का कुचालक क्यों है, ठोस अवस्था में है, इसके आयन नहीं बनेंगे, जबकि गलित अवस्था में। इसका उत्तर कैसे दिया जाएगा कि गलित जो है NaCl या जलीय विलयन का जो NaCl है उसमें क्या होगा, जैसे ही इसको अपन गलित अवस्था में लेके आएंगे तो NaCl है वो आपका जो है Na+Cl नेगेटिव यानी कि आयनों में आपका क्या होगा, अपघटित होगा, और ये आयन क्या करेंगे, गति करेंगे, और इन आयनों की गतिशीलता के कारण गलित NaCl है वो विद्युत का क्या हो जाएगा, चालक हो जाएगा। जबकि ठोस अवस्था में आयन बनते ही नहीं है, और आयन नहीं बनेंगे तो ठोस अवस्था में जो आपका NaCl है वो विद्युत का क्या हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा। तो इसके साथ ही अपना जो है चालकता आधार पर जो पहला वर्गीकरण है चालक या सुचालक है वो आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो आपका रहेगा वो आपका है कुचालक या विद्युत रोधी। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब अगर मैं बात करता हूं सेकंड जो आपका प्रकार रहेगा वो है आपका कुचालक
तथा विद्युत रोधी। तो अपन कुचालक तथा विद्युत रोधी के बारे में अध्ययन करते हैं। कुचालक वे ठोस पदार्थ जो विद्युत धारा का जो है प्रवाह नहीं करा सकते या जो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं कर सकते, वो आपके पदार्थ क्या कहलाएंगे? कुचालक पदार्थ कहलाएंगे। या इसको अन्य शब्दों में क्या बोल सकते हैं? इस प्रकार के ठोस जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, वे ठोस क्या कहलाते हैं या वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। तो वे ठोस जो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, उन्हें कुचालक कहा जाता है। अगर मैं बात करूं इनकी चालकता की परास की, तो इनकी चालकता है वो आपकी बहुत कम होती है। इनकी चालकता है बहुत क्या होती है? आपकी कम होती है। तो वो होती है आपकी 10 की घात -20 से 10 की घात -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। ठीक है, तो आते हैं परिभाषा पे कि इस प्रकार के ठोस यानी कि वे ठोस जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर सकते, या ऐसे ठोस जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो सकता या कम होता है, अत्यंत कम होता है, अत्यंत कम का मतलब नहीं होता है। तो वे ठोस जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह जो है नहीं होता या जो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहा जाता है? कुचालक। उन पदार्थों को क्या कहा जाता है? कुचालक कहा जाता है। इनकी चालकता की परास है वो क्या होती है? आपकी बहुत कम होती है, यानी कि कम होती है, यानी कि माइनस में 10 की घात -20 से 10 की घात -10 की रेंज में ये जो है इनकी चालकता, यानी कि कोई पदार्थ है अगर वो इस प्रकार की रेंज में आपका रहेगा, विद्युत के प्रति व्यवहार है उसका इस रेंज में रहेगा, इसका मतलब वो पदार्थ आपका क्या हो जाएगा? कुचालक है हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन ने चालक में पढ़ा था, क्या थी? धातुएं थी, या जैसे NaCl है गलित अवस्था में हो गया, वो आपके चालक के उदाहरण हो गए। अगर मैं कुचालक की बात करता हूं तो जैसे सल्फर हो गया, कुचालक होगा, लकड़ी होगी, कुचालक होगी, प्लास्टिक होगा, कुचालक होगा, रबर होगा, ये क्या होगा? कुचालक होगा। तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं, ये सारे के सारे जो पदार्थ हैं वो क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। तो ये आपकी ठोस अवस्था में तो पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये आपकी क्या है? कुचालक है। कुछ ठोस अवस्था में, धातुएं ठोस अवस्था में होती है लेकिन चालक होती है, ये आपकी ठोस अवस्था में है लेकिन क्या है? कुचालक है। ये कुचालक क्यों होते हैं? क्यों अपन जानते हैं इनकी चालकता है कम होती है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करा सकते, ये इस रेंज में रहते हैं जो कि चालकता की बहुत कम रेंज होती है, जिसके कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं, जैसे कि सल्फर, लकड़ी, प्लास्टिक, रबर आपके प्रकार के कारण। तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं, ये अपना जो चालक है ये इनका वर्गीकरण हो गया ठोस पदार्थों में चालकता के आधार पर। ये वाले जो है कुचालक होते हैं, इसीलिए अपन देखते हैं प्लास्टिक होता है उसमें से विद्युत धारा है वो आपकी प्रवाहित नहीं हो सकती। इसलिए जब भी जो भी अपन विद्युत के जो है आपके जो मैकेनिक होते हैं वो अगर विद्युत के उपकरणों से संबंधित कोई कार्य करते हैं, विद्युत से संबंधित कार्य करते हैं रिपेयरिंग का, तो उस समय वो क्या करते हैं, जो भी आपका वो अपने पास में जो औजार रखते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक का आवरण जो है बना रहता है। या फिर जो है वायर, अपने घरों में जितने भी उपकरण लगे रहते हैं विद्युत के उपकरण, वो सारे के सारे उपकरणों पर प्लास्टिक का आपका केबल वगैरह है या वायर वगैरह, तार वगैरह है, उन पर प्लास्टिक का आवरण चढ़ा रहता है। और जो है कोई भी अपन है विद्युत उपकरण है रिपेयरिंग करते हैं तो उस पर रबर के जो है, अगर अपन रिपेयरिंग करते हैं या पोल पर जो रिपेयरिंग मैकेनिक होते हैं तो वो पोल पर अगर चढ़ते हैं या किसी जगह काम लेते हैं तो रबर के दस्ताने पहनते हैं, या उपकरण इस प्रकार से काम में लेते हैं कि उस पर रबर लगा रहो, रबर या प्लास्टिक लगा रहता है। वो प्लास्टिक क्या करता है, क्यों वो बाकी तो उसमें वायर है, धातु काम में लेंगे क्यों, धातु विद्युत की चालक होगी, वायर होगा कॉपर का है, एल्यूमिनियम है, ये आपका जनरली कॉपर है उसका वायर काम में ले जाता है। तो कॉपर धातु है, धातु अपन ने पढ़ा धातु क्या होती है, विद्युत की चालक होती है, लेकिन उसके ऊपर किसका आवरण चढ़ा दिया, प्लास्टिक का आवरण चढ़ा दिया। और प्लास्टिक का आवरण अपन जानते हैं विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। इसके कारण क्या होता है, क्यों वो विद्युत का है चालन नहीं कर सकते हैं, अगर उस प्लास्टिक को अपन छू भी लेते हैं तो अपने को करंट है वो आपकी विद्युत धारा है अपने को जो है
टच नहीं होंगे विद्युत धारा के, तो उसकी वजह से क्या होगा, अपन है उसको झटका महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर आप वायर है, सीधा वायर जा रहा है, अगर आप उसको टच कर लेते हो तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होती है, उसको अगर आप टच करते हो तो आपको जो झटका महसूस हो सकता है, अगर आपके जो है जमीन या समतल जगह पर आप जो है खुद टच हो रहे हो। तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं, ये अपना जो है कुचालक है वो आपका कंप्लीट होता है। अब आता है अपना तीसरा जो है, ये दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा प्रकार है आपका अर्धचालक। अगर मैं अर्धचालक की बात करूं तो देखो, अर्धचालक नाम से स्पष्ट है, अर्धचालक यानी कि आधा चालक, यानी कि आधा तो क्या होगा, चालक की भांति व्यवहार करेगा, और आधा व्यवहार ऐसा होगा जो किसकी भांति व्यवहार करेगा, कुचालक की भांति व्यवहार करेगा। तो इसको अपन किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, वे ठोस पदार्थ जिनकी चालकता चालक वे कुचालक पदार्थों के बीच की होती है अर्धचालक कहलाते हैं। जिनकी जो है चालकता होती है वो आपकी क्या होती है, चालक व कुचालक पदार्थों के बीच की होती है, वो क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं इनकी रेंज की, तो इनकी चालकता की परास या रेंज, इनकी चालकता की परास है वो 10⁻⁻⁶ से 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। तो वे ठोस पदार्थ जिनकी चालकता है चालक व कुचालक पदार्थों के बीच की होती है वो क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। इनकी चालकता की जो परास या रेंज होती है 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻ जो है 10⁻⁻⁶ से 10⁻+4 में जो है इनकी रेंज के बीच में अगर कोई पदार्थ होगा तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा, जो है आपका अर्धचालक। यानी कि ये इस प्रकार के होते हैं जो चालक की तरह व्यवहार कर सकते हैं और कुचालक की तरह व्यवहार कर सकते हैं। इस कारण से ही इनको क्या कहा जाता है, आपका अर्धचालक है वो कहा जाता है। अब ये जो अर्धचालक टॉपिक है ये पूरा विस्तार से जो आपका फिजिक्स में सेमीकंडक्टर या अर्धचालक पर पूरा 12th क्लास में विस्तार से आपका टॉपिक दे रखा है, जो कि पार्ट जितना बड़ा है आपका, तो वहां पर है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उस टॉपिक को एक बार है अपन क्यों थ्योरेटिकल है और वहां पर आप उसको अच्छे से समझ सकते हो। तो इस पार्ट में जो है अर्धचालक से संबंधित जो भी आपका रहेगा टॉपिक, वो आपका फिजिक्स जो पार्ट आएगा तो वहां पर आपका पूरा विस्तार से क्लियर हो जाएगा और वो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। क्यों अगर दोनों जगह पढ़ोगे तो थोड़ी सी जो है मिक्स भी हो सकता है, तो वो आपको जो है फिजिक्स वाले जो है चैप्टर है वहां पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा और वो सर आपको अच्छे से बता देंगे। तो अर्धचालक है, इसके बारे में उदाहरण और वो चीजें हैं ये जनरली जैसे आप बता दें। अगर एक चीज का यहाँ पर और भी ध्यान रखना है कि अर्धचालक जो होते हैं इसमें जो भी ठोस पदार्थ होंगे, अगर अपन इसमें ताप बढ़ा देंगे तो ताप बढ़ाने से जो इनकी चालकता है वो बढ़ जाती है। ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार के जो ठोस पदार्थ जिनमें ताप बढ़ाने से जो है अर्धचालक जो भी होंगे वो ताप बढ़ाएंगे, तो ताप बढ़ाने से इनकी चालकता है वो आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जितने भी आपके मोबाइल उपकरण होते हैं या कंप्यूटर से संबंधित उपकरण होते हैं तो उसके अंदर जो आपकी प्लेट लगी रहती है, उस प्लेट में जो भी आपका आवरण बना रहता है वो आपका सेमीकंडक्टर या अर्धचालक की तरह व्यवहार करता है। या जो चार्जर जो आपका रहता है, मोबाइल चार्जर होता है, उसके अंदर जो आपकी प्लेट लगी रहती है, अरे जो है हरे कलर ग्रीन कलर की जो प्लेट होती है, उसमें जितने भी आपके उपकरण वगैरह जो है अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट बनाए रहते हैं वो आपके जो है अर्धचालक होते हैं, जो कि सिलिकॉन जर्मेनियम इनके बनाए हुए रहते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या होता है, वो आपका जो है अर्धचालक की भांति है आपका व्यवहार करता है, जिसको अपन उपधातु भी आप कहते हैं। उपधातु का मतलब धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो अधातु है इसका मतलब कुचालक हो गया, धातु है इसका मतलब क्या हो गया, चालक। जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम वो अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं। यानी कि अगर अपन
ताप नहीं बढ़ाया हुआ है तो वो आपके क्या हो जाएंगे, कुचालक रहेंगे। लेकिन जैसे ही अपन उन सिलिकॉन और जर्मेनियम को, ये मान लो अगर अपन ने ताप बढ़ा दिया, उनको गर्म करना शुरू कर दिया, तो वो किसकी भांति व्यवहार करने लग जाएंगे, चालक पदार्थ। इसलिए मोबाइल फोन को अगर आप चार्ज करते हो तो उसमें क्या रहते हैं, जैसे आप उस इलेक्ट्रिसिटी उस चार्ज या प्लग पे ऑन करते हो तो मोबाइल फोन जैसे चार्ज होता है, उसके चार्ज होने का कारण क्या है, उसको इलेक्ट्रिसिटी मिली, उसकी वजह से क्या हुआ, वहां पर जो है इलेक्ट्रिसिटी क्या एक प्रकार की ऊर्जा है, उष्मा है, तो उससे वो क्या होगा, उष्मा मिलेगी, तो वो जो वहां पर पदार्थ लगे हुए हैं उस प्लेट पे, ग्रीन वाली प्लेट पे, वो क्या होंगे, ताप मिलेगा, उनको ऊर्जा मिलेगी, उसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, कुचालक। जो पहले कुचालक थे, ताप नहीं बढ़ाने से कुचालक की भांति था, लेकिन जैसे ही अपन ने उसको इलेक्ट्रिसिटी दी, चार्जर ऑन किया, प्लग में बटन ऑन किया, तो मोबाइल फोन चार्ज होने लगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें जो प्लेट लगी हुई है जो कुचालक से ताप बढ़ाया, और ताप बढ़ाने से उनकी चालकता क्या होगी, बढ़ गई, यानी कि कुचालक से सुचालक हो गया। जैसे चार्जर का प्लग है, बटन है, अपन क्या करेंगे, स्विच है जो आपका क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, तो वो क्या होगा, उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, तो वापस जो है क्या हो जाएगा, चालक से किसकी भांति हो जाएगा, कुचालक की भांति जो है हो जाएगा। तो इस प्रकार के ठोस पदार्थ जिनकी चालकता है चालक और कुचालक पदार्थों के बीच की होती है, वो क्या कहलाते हैं, अर्धचालक है कहलाते हैं। दूसरी इनकी चालकता की परास है वो 10 की घात -6 से 10 की घात 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच की होती है। और अगला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता है वो आपकी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये था आपका जो है सुचालक, कुचालक और अर्धचालक के आधार पर जो है ठोसों का चालकता के आधार पर अपन ने क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। अब इसके बारे में एक जो है आपका टॉपिक और है, तो बाकी आपका फिजिक्स में रहेगा, इसके बारे में पूरा विद्युतीय गुण के बारे में और चुंबकीय गुण के बारे में अपन जो है बेंड सिद्धांत है, इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देता हूं। बाकी यहाँ से जो आगे का पार्ट है वो आपको बताया है कि फिजिक्स में बहुत अच्छे से जो है आपकी यूनिट आ रखी है, तो वहां पर इसको अच्छे से समझ सकते हो। इसीलिए जो है वहां पर है आपको फिजिक्स में और अच्छे से करा दिया जाएगा। तो इस पार्ट को जो है अपन है यहीं पर जो है समाप्त करके, और जो है नेक्स्ट पार्ट है अगले वीडियो से अपन है नेक्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन या विलियन यूनिट सेकंड है, उसको स्टार्ट करेंगे। इसको जो है जितना आपका जो है समझाना था वो समझा दिया गया है, बाकी आपकी थ्योरी है सीधा याद ही करना है। अगर फिर भी आपको कहीं पर टॉपिक समझ में नहीं आ रखा है, एक बार स्वयं स्टडी करना, फिर भी समझ में नहीं आ रखा है तो जो फिजिक्स का चैप्टर जो है आपका चैप्टर करवाया जाएगा वहां पर और अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर है दोबारा से जो है आपको रिवीजन के समय और दोबारा से करवा दिया जाएगा। तो अब जो अपन है बेंड सिद्धांत के बारे में थोड़ा है जो है ब्रीफ में समझ लेते हैं, यानी कि शॉर्ट में समझ लेते हैं। ये आपको जो है तीनों जो है इनकी परिभाषाएं हैं वो विस्तार रूप से बता दी गई। अब विद्युतीय गुण में अर्धचालक रहेगा पूरा विस्तार से, अर्धचालक आपका फिजिक्स वाली जो यूनिट होगी उसमें आपका पूरा डिटेल से हो जाएगा, हालांकि थ्योरेटिकल पार्ट है तो उसको याद कर सकते हो, जनरली उदाहरण आपको याद रखने, और विस्तार से फिजिक्स में आपको कवर हो जाएगा। अपन है जैसे ये पढ़े अपन ने, तो शॉर्ट में अपन है बेंड सिद्धांत के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा आधार पर अपन है पुनः चालक, कुचालक और अर्धचालक को है वर्गीकृत कर सकते हैं। तो बेंड सिद्धांत के आधार पर है अपन वापिस वर्गीकरण करेंगे क्या, चालक का, कुचालक का और अर्धचालक का, बेंड सिद्धांत के आधार पर। अब ये बेंड सिद्धांत है क्या, पहले तो अपने को इसके बारे में जानना होगा कि बेंड सिद्धांत क्या है। तो बेंड सिद्धांत क्या कहता है कि अपन ने पढ़ा धातु के जो है ठोस के बारे में, और ठोस में अपन जानते हैं क्रिस्टल होता है, क्रिस्टलों में क्या होती है, एकक कोशिकाएं। तो कहने का मतलब क्या है, ठोस है एक प्रकार का क्रिस्टल है। अब अगर मैं किसी धात्विक क्रिस्टल की मैं बात करूं तो अपन ये लिख सकते हैं कि किसी धात्विक क्रिस्टल में या किसी क्रिस्टल में अत्यधिक संख्या में, किसी क्रिस्टल में अत्यधिक संख्या में परमाणु, अत्यधिक संख्या में परमाणु उपस्थित होते हैं, अत्यधिक संख्या में परमाणु उपस्थित होते हैं। तो किसी कोई भी क्रिस्टल है, क्यों अपन जानते हैं ठोस में अवयवीकरण होते हैं, अवयवीकरण का मतलब परमाणु, अणु या आयन। इसका मतलब क्या हुआ, अपन क्या बोल सकते हैं कि कोई भी क्रिस्टल होगा उसमें बहुत सारी संख्या में आपके क्या रहेंगे, परमाणु है उपस्थित रहेंगे। अब परमाणु है तो परमाणु किस में उपस्थित रहते हैं, परमाणु के कक्षक में, और उन कक्षकों को अपन क्या बोलते हैं, परमाणविक कक्षक। और इन कक्षकों के बारे में अपन है जो है आपने 11वीं क्लास में बहुत अच्छे से जो है समझ रखा है, चैप्टर भी आया था परमाणु के कक्षक, आणविक कक्षक के बारे में, परमाणविक कक्षक के बारे में पूरा विस्तार से आपका टॉपिक आया था। तो परमाणु क्या होते हैं,
परमाणु कक्षक होते हैं, परमाणु कक्षक में होते हैं, और ये परमाणु कक्षक है क्यों बहुत सारे परमाणु होते हैं, और वो बहुत सारे परमाणु किसके अंदर रहते हैं, परमाणु कक्षकों के अंदर। तो वो बहुत सारे परमाणु कक्षक आपस में क्या करेंगे, संयोजन करेंगे। तो परमाणु कक्षक है वो क्या करेंगे, आपस में संयोजन करके, परमाणु कक्षक आपस में संयोजन करके आणविक कक्षक बनाते हैं, आणविक कक्षक बनाते हैं। परमाणु कक्षक आपस में संयोजन करके क्या बनाते हैं, आणविक कक्षक बनाते हैं। कैसे, जैसे कि आपको जो है 11th क्लास में पढ़ा है, लेकिन फिर जैसे N2 है, तो N2 के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। ये 2 परमाणु हैं, उन 2 परमाणु कक्षक आपस में संयोजन करके क्या बनाते हैं, आणविक कक्षक। तो ये N2 क्या हो जाएगा, आणविक कक्षक हो जाएगा। उसी प्रकार से मान लो B2 हो गया, इसी प्रकार से जो है आपका C2 हो गया, इसी प्रकार से O2 हो गया। तो इस सब के बारे में जो है अपने जो है आप क्या 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, जिसमें अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखा था आणविक कक्षक के आधार पर, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2px, सिग्मा 2py, पाई 2px, वो आणविक कक्षक थे। तो वही चीजें हैं। तो अपने को बेंड सिद्धांत पढ़ना है पहले, उससे पहले ये अपन परिभाषा देते हैं कि किसी भी क्रिस्टल में, ठोसों में अपन देखा क्रिस्टल जालक होते हैं, क्रिस्टल जाल में एक कोष्टिकाएं होती है। तो अपन क्रिस्टल मान लिया कि कोई भी ठोस है, वो उसमें जो क्रिस्टल होते हैं, उस क्रिस्टल में बहुत सारी संख्या में क्या उपस्थित रहते हैं, अवयवी कण। अवयवी कण का मतलब परमाणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पर अपन परमाणु ले रहे हैं। तो किसी क्रिस्टल में अत्यधिक संख्या में क्या उपस्थित होते हैं, परमाणु है उपस्थित होते हैं। वो परमाणु कहां पर रहते हैं, परमाणु कक्षकों में रहते हैं, और वो परमाणु है आपस में संयोजन करेंगे, एक दूसरे के पास पास रहते हैं, अपन जानते हैं क्रिस्टल में। तो आपस में संयोजन करके किसका निर्माण करेंगे, आणविक कक्षकों का निर्माण करेंगे। लेकिन यहां पर जो ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो आणविक कक्षक होते हैं, इनके बीच में यानी कि इनके मध्य ऊर्जा का अंतर है, वो आपका क्या होता है, अत्यंत कम होता है। ऊर्जा का अंतर है वो आपका क्या होता है, अत्यंत कम होता है। इस कारण यानी कि इनके बीच में ऊर्जा का अंतर, ये आणविक कक्षक होते हैं, क्या होते हैं, जो आपस में संयोजन करते हैं। तो इन आणविक कक्षकों के बीच में आपस में ऊर्जा का अंतर क्या होगा, कम होगा। ऊर्जा के अंतर कम होने के कारण है ये क्या करते हैं, एक बैंड जैसी संरचना बना लेते हैं, यानी कि जो है संरचना बनाएगी उस संरचना को बैंड कहा जाता है। तो ऊर्जा का अंतर कम होता है, इस कारण ये क्या करते हैं, बैंड बना लेते हैं। इस कारण क्या करते हैं, ये बैंड बना लेते हैं, और इस बैंड को क्या कहा जाता है, संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड, या इसको फिर अपन बोलते हैं पूरित संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड, या फिर इसको कहा जाता है पूरित संयोजकता बैंड भी कहा जाता है। तो संयोजकता बैंड या पूरित संयोजकता बैंड कहा जाता है। तो देखो ध्यान से, अपन अगर दोबारा से इसको देखें तो किसी क्रिस्टल में अत्यधिक संख्या में क्या उपस्थित होते हैं, परमाणु उपस्थित होते हैं। परमाणु कक्षक वो परमाणु होते हैं, वो परमाणु कक्षकों में होते हैं, और उनके परमाणु कक्षक आपस में संयोजन करके किसका निर्माण करेंगे, आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। यानी कि परमाणु होते हैं, परमाणु कक्षक में वो परमाणु कक्षक आपस में जुड़ेंगे तो आणविक कक्षक बनाएंगे। लेकिन उन आणविक कक्षक, वो जो आणविक कक्षक बने हैं, उनके बीच में ऊर्जा का अंतर क्या होता है, अत्यंत कम होता है। और ऊर्जा का अंतर अत्यंत कम होने के कारण वो क्या करते हैं, बैंड बना लेते हैं। इनकी जो संरचना बनती है वो संरचना, उस संरचना को क्या कहा जाता है, बैंड कहा जाता है। तो वो बैंड बना लेते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, संयोजकता बैंड, या फिर क्या कहा जाता है, पूरित संयोजकता बैंड है, वो भी आपका कहा जाता है। अब देखो इन संयोजकता, क्यों ये अपन जानते हैं पास पास होते हैं तो वो बैंड बनाएंगे, लेकिन इन संयोजकता बैंड में कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है। क्यों पास पास आने से बैंड बनाया, तो संयोजकता बैंड में पास पास आ गए, फिर भी कुछ रिक्त स्थान होगा। क्यों परमाणुओं के बीच में, क्रिस्टल जालक में जो भी परमाणु रहते हैं उनके बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है। तो अगर ये बैंड बनाने के बाद में जो संयोजकता बैंड हुआ, उस संयोजकता बैंड में क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। तो संयोजकता बैंड में जो रिक्त स्थान पाया जाता है, संयोजकता बैंड में जो रिक्त स्थान पाया जाता है उसे निषिद्ध क्षेत्र या इंग्लिश में इसको कहा जाता है फॉरबिडन जोन।
निषिद्ध क्षेत्र, या इसको क्या कहा जाता है फॉरबिडन जोन, या इसको जो है एनर्जी गैप भी कहा जाता है, यानी कि हल्का सा गैप रहता है तो ऊर्जा जो है अंतराल भी इसको कहा जाता है। यानी कि पहले जो संयोजकता बैंड बना, उस संयोजकता बैंड के बीच में क्या रहेगा, कुछ रिक्त स्थान रहेगा। एग्जांपल से समझ में आएगा, संयोजकता बैंड में कुछ रिक्त स्थान रहेगा, उस रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है, निषिद्ध क्षेत्र या फॉरबिडन जोन, या इसको एनर्जी गैप भी कहा जाता है, यानी कि थोड़ा बहुत अंतराल रहेगा तो उसको एनर्जी गैप कहा जाता है। अब देखो इस परिभाषा को एक बार पूरा विस्तार से समझें, परिभाषा समझ में आ गई, फिर डायग्राम से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि कोई भी क्रिस्टल जालक है, कोई भी क्रिस्टल है, उसमें बहुत सारी संख्या में क्या रहते हैं, परमाणु। अविविकर्ण अविविकर्ण की जगह अपने परमाणु ले लिया, तो किसी भी क्रिस्टल में अत्यधिक संख्या में परमाणु उपस्थित होते हैं, वो परमाणु कक्षक है, आपस में संयोजन करके किसका निर्माण करेंगे, आणविक कक्षक का निर्माण करेंगे। लेकिन उन आणविक कक्षकों की ऊर्जा का अंतर है वो क्या होता है, अत्यंत कम होता है, और अत्यंत कम होने के कारण वो आपस में संयोजित होकर के जो है संरचना बनाते हैं, वो आपकी क्या होती है, बैंड। यानी कि वो आपस में जो है बैंड बना लेते हैं, और उस बैंड को क्या कहा जाता है, संयोजकता बैंड या पूरित संयोजकता बैंड कहा जाता है। और फिर भी उस संयोजकता बैंड में कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, निषिद्ध क्षेत्र, फॉरबिडन जोन, या एनर्जी गैप, या फिर कहा जाता है ऊर्जा अंतराल है, वो कहा जाता है। अब देखो ये जो संयोजकता बैंड है, अब ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ कक्षक संयोजन हो गए, क्यों बहुत सारे कक्षक और भी होंगे, तो संयोजकता बैंड से भी कुछ आगे और बैंड उपस्थित होंगे। तो उसके लिए अपन क्या लिखते हैं कि पूरित संयोजकता बैंड से, पूरित संयोजकता बैंड से आगे का, या फिर ऐसे लिख सकते हैं पूरित संयोजकता बैंड से आगामी उच्च रिक्त बैंड है, वो आपका कहलाता है चालकता बैंड, या फिर इसको कहा जाता है चालन बैंड। तो देखो पूरित संयोजकता बैंड से, पूरित संयोजकता बैंड अपन ने पढ़ लिया, पूरित संयोजकता बैंड क्या हुआ, पूरित संयोजकता बैंड से आगे भी जो है उच्च जो है रिक्त बैंड पाया जाएगा, यानी कि खाली बैंड होगा, वहां पर जो बैंड होगा वो क्या रहेगा, खाली बैंड होगा। उस खाली बैंड को क्या कहा जाता है, चालकता बैंड, या क्या कहा जाता है, चालन बैंड कहा जाता है। तो यहां से चालन बैंड की परिभाषा, या चालन बैंड किसे कहा जाता है, तो जो आपका पूरित संयोजकता बैंड होता है, पूरित संयोजकता बैंड से आगे भी जो बैंड होगा, आगे जो उच्च रिक्त बैंड, वो बैंड कैसा होना चाहिए, रिक्त होना चाहिए, खाली बैंड होना चाहिए। यानी कि पूरित संयोजकता बैंड से आगामी जो उच्च रिक्त बैंड है वो आपका क्या कहलाता है, चालकता बैंड या चालन बैंड कहलाता है। और इसी परिभाषा के आधार पर जो अपन है यहां से समझेंगे चालक, कुचालक या अर्धचालक के बारे में। तो यहां से जो है पहले इस परिभाषा को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, उसके बाद में ये लाइन आपको याद रखनी है, फिर यहां से जो है चालक, कुचालक और अर्धचालक बैंड सिद्धांत के आधार पर वर्गीकरण। पीछे जो अपन ने पढ़ा चालक, कुचालक और अर्धचालक, वो विद्युत की चालकता के आधार पर वर्गीकरण था, चालक, कुचालक और अर्धचालक। ये है यहां पर जो अपन चालक, कुचालक और अर्धचालक का वर्गीकरण पढ़ेंगे वो किसके आधार पर है, बैंड सिद्धांत के आधार पर है। तो बैंड सिद्धांत क्या होता है ये अपन ने यहां पर समझा। फिर अपन ने समझा चालन बैंड, क्यों चालन बैंड समझना जरूरी है, चालन बैंड में ही अपन है इलेक्ट्रॉन आगे पीछे है वो अपन करके, और यहां से अपन है इनका वर्गीकरण करेंगे, कौन सा चालक होगा, कौन सा कुचालक होगा और कौन सा अर्धचालक होगा। तो ये परिभाषा है, आप यहां से नोट डाउन कर सकते हो। फिर अपन आगे है यहां से स्टार्ट करते हैं चालक, कुचालक और अर्धचालक, शॉर्ट में डायग्राम से जो तीनों के साथ में डायग्राम बना करके, और तीनों को एक साथ ही मैं यहां पर आपको समझा दूंगा। तो ये परिभाषा है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। और यहां से जो है अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में। अब देखो अपन है बैंड सिद्धांत के आधार पर है, ये आपके सामने जो है चालक, कुचालक और अर्धचालक तीनों के जो डायग्राम से है जो अपन है, इन तीनों का वर्गीकरण है, यहां से आसानी से समझ लेंगे। और परिभाषाएं हैं जैसे मैं इन डायग्राम को बताऊंगा, अगर उसको आप अच्छे से समझते जाओगे तो परिभाषाएं आप स्वयं बना सकते हो। अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा था,
कि किसी भी क्रिस्टल में अत्यधिक संख्या में क्या रहते हैं, परमाणु, उनके परमाणु वो परमाणु कक्षक में रहते हैं, वो परमाणु कक्षक आपस में संयोजन करके किसका निर्माण करेंगे, आणविक कक्षकों का। उन आणविक कक्षकों के जो है बीच में आपकी ऊर्जा क्या होती है, अत्यंत कम होती है, जिससे वो क्या निर्माण करेंगे, बैंड का निर्माण कर लेते हैं। उस बैंड को क्या कहा जाता है, संयोजकता बैंड या पूरित संयोजकता बैंड। अगर उससे संयोजकता बैंड से उन संयोजकता बैंड के बीच में कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, निषिद्ध क्षेत्र, या जो है आपका क्या कहा जाता है, ऊर्जा अंतराल भी कहा जाता है, फॉरबिडन जोन या एनर्जी गैप यानी कि ऊर्जा अंतराल भी कहा जाता है। अब उस संयोजकता बैंड से जो रिक्त स्थान है, उस संयोजकता बैंड से आगे की उच्च आगामी रिक्त बैंड है, वो आपका क्या कहलाता है, चालकता बैंड या चालन बैंड कहलाता है। अब देखो इसके आधार पर सबसे पहले अपन समझते हैं चालक। तो देखो इस प्रकार का यानी कि इस प्रकार का जो है, अगर आपके वे पदार्थ जो आंशिक रूप से पूरित बैंड यानी कि ऐसा बैंड है वो, जैसे किस प्रकार का बैंड, अगर आंशिक रूप से पूरित बैंड हो या फिर आपका क्या हो, पूरित संयोजकता बैंड और रिक्त बैंड है, यानी कि पूरित संयोजकता बैंड और रिक्त बैंड है, एक दूसरे को अति व्यापित कर रहे हो यानी कि ओवरलैप कर रहे हो, या तो बैंड है आंशिक रूप से भरा हुआ हो, तो ये तो देखो आपका क्या है, पूरित संयोजकता बैंड, और ये आपका क्या है, रिक्त बैंड है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अतिव्यापित कर रहे हैं। इसको ये समझो दोनों एक ही चीज है। इसमें अपन ने क्या कर दिया, अतिव्यापन क्षेत्र दर्शा दिया इस प्रकार से हल्का सा, हालांकि ये पूरी तरीके से अतिव्यापित का मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करना, एक दूसरे को ढके हुए रहना, तो इस ढके हुए को एक दूसरे को इस प्रकार से दर्शा दिया, यानी कि या तो आंशिक रूप से पूरित बैंड हो तो इसके बीच में क्या होगा, ये पूरा जो यहाँ पर जो ये तो रिक्त बैंड, ये तो आपका क्या है, पूरित संयोजकता बैंड जो कि भरा हुआ इस प्रकार से रेखाओं से, तो ये तो पूरित संयोजकता बैंड हो गया। इससे आगे जो है आपका, इससे उच्च जो आगामी रिक्त बैंड है वो क्या कहलाएगा, चालन बैंड कहलाएगा। तो चालक पदार्थों में क्या होगा, ये पूरी संयोजकता बैंड है, संयोजकता बैंड है, इसका मतलब उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, लेकिन अपन देख रहे हैं यहाँ पर तो जो है एक दूसरे को अतिव्यापित कर रहे हैं, इसको इससे समझ लो या यहाँ पर समझ लो, ये इस प्रकार से एक दूसरे को अतिव्यापित कर रहे हैं। इस संयोजकता बैंड का ये जो स्थान हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा, और ये पूरी संयोजकता बैंड का जो क्षेत्र हो जाएगा, तो इनके बीच में क्या रहेगा, अतिव्यापित क्षेत्र, यानी कि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो इस पूरी संयोजकता बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से कहां चले जाएंगे, इस चालन बैंड में या आगामी उच्च रिक्त बैंड में आसानी से इसमें चले जाएंगे, ठीक है, क्यों, इसके बीच में ऊर्जा अंतराल या निषिद्ध क्षेत्र है वो आपका बहुत कम है, क्यों, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये डायग्राम हो चाहे ये डायग्राम हो, इसमें क्या होगा, इस पूरी संयोजकता बैंड से जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके कहां पर आ जाएंगे, उच्च आगामी रिक्त बैंड, और उस आगामी उच्च रिक्त बैंड को क्या कहा जाता है, चालकता बैंड या चालन बैंड। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस चालन बैंड में आएंगे तो वो पदार्थ किसकी भांति व्यवहार करेगा, चालक पदार्थ की भांति है व्यवहार करता है। तो इसके आधार पर, बैंड सिद्धांत के आधार पर क्या हुआ, अगर आपका आंशिक पूरित बैंड या फिर आपका जो है पूरित संयोजकता बैंड, उनके बीच में अतिव्यापित क्षेत्र है या ऊर्जा अंतराल है वो आपका बहुत कम हो या एक दूसरे को अतिव्यापित करते हैं, तो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से इस रिक्त बैंड में आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन आसानी से इस रिक्त बैंड में प्रवाहित हो सकते हैं। उसकी वजह से ये क्या कहलाएगा, आपका ये पदार्थ क्या कहलाएगा, चालक पदार्थ कहलाएगा। अब आते हैं कुचालक में। तो देखो यहाँ पर अब और अच्छे से समझ में आएगा। कुचालक में क्या होगा कि इस प्रकार के पदार्थों में पूरित संयोजकता बैंड और जो आगामी उच्च रिक्त बैंड है उनके बीच में ऊर्जा अंतराल क्या होगा, अधिक होगा, या जो निषिद्ध क्षेत्र या एनर्जी गैप है, इन ऊर्जा के गैप है वो गैप आपका क्या है, अधिक है। अब गैप अधिक होने के कारण क्या होगा, इस पूरित संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन है यहां पर जो है नहीं आ पाएंगे, यानी कि इस पूरित संयोजकता बैंड से जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर नहीं आ पाएंगे, यानी कि इस क्षेत्र को लांग नहीं सकते, यानी कि यहां पर जो इस पूरी संयोजकता, क्यों संयोजकता बैंड, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तभी तो अपन ने इसको यहां पर दर्शा रखा है, क्यों ये तो आपका क्या है, रिक्त बैंड है, चालन बैंड है। जब तक ये इलेक्ट्रॉन निकल करके इस चालन बैंड में नहीं आएंगे तब तक पदार्थ चालक पदार्थ की भांति व्यवहार नहीं करेगा। इसका मतलब इस पूरी संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन यहां तक जाए,
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उन इलेक्ट्रॉनों को इस निषिद्ध क्षेत्र या फॉरबिडन जोन या इस एनर्जी गैप को लांघना पड़ेगा। अब ये एनर्जी गैप है या ऊर्जा का अंतर है वो काफी अधिक है, इसकी वजह से क्या होते हैं, इस संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन है इस क्षेत्र को लांघ नहीं पाते हैं, इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे नहीं, और इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आएंगे तो वो आपका चालक पदार्थ नहीं होगा, यानी कि वो कुचालक या विद्युत रोधी की तरह व्यवहार करेगा। अब आते हैं अर्धचालक में। अर्धचालक में क्या होगा, इस पूरित संयोजकता बैंड और आगामी जो उच्च रिक्त बैंड है जिसको चालन बैंड भी कहा जाता है, इनके बीच में क्या होता है, ऊर्जा का अंतराल तो होता है लेकिन ऊर्जा का अंतराल क्या होता है, कम होता है। तो ये क्या करेंगे, ऊर्जा अंतराल कम है तो ये अल्प चालकता दर्शाएंगे। ऊर्जा अंतराल कम होने के कारण एनर्जी के जो है कम होने के कारण क्या दर्शाएंगे, अल्प चालकता दर्शाते हैं। अब देखो क्या होगा, यानी कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, अगर अपन इस ऊर्जा नहीं भी दें तो कुछ इलेक्ट्रॉन है इस एनर्जी गैप को लांघ करके यहां पर आ जाएंगे, तो ये चालकता तो दर्शाएगा लेकिन वो चालकता कैसी होगी, बहुत कम होगी, यानी कि अल्प चालकता दर्शाएगा। लेकिन अगर मानो यहां पर पूरी संयोजक का इलेक्ट्रॉन, अपन जानते हैं सभी जगह यहां पर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है, तो इसमें से कुछ हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन इस रिक्त बैंड में आ जाए तो वो अल्प चालकता दर्शाएगा। दूसरा क्या होगा, अगर मैं इनको क्या करूं, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, जिस पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहां पर भरे हुए इलेक्ट्रॉनों को ऊपर मैं क्या लगाता हूं, ऊर्जा लगाता हूं, यानी कि इनको मैं ऊर्जा देता हूं। ऊर्जा देने का मतलब क्या होता है, ताप देता हूं। ताप देने से क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करेंगे, यानी कि जैसे ही मैं ताप दूंगा तो ऊर्जा बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ने से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन गति करके कहां पर आएंगे, इस रिक्त बैंड में। और जैसे इस रिक्त बैंड या जिसको चालन बैंड भी कहा जाता है, तो इस इलेक्ट्रॉन रिक्त बैंड या चालन बैंड में आएंगे तो वो आपके पदार्थ क्या हो जाएंगे, विद्युत के क्या हो जाएंगे, जो है चालक हो जाएंगे। तो यहां से क्या आपने बात सीखने को मिली कि जो अर्धचालक होते हैं अगर उसको अपन ताप देते हैं तो अर्धचालक को ताप देने से उसकी ऊर्जा है या जो चालकता है वो आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अगर देखो दोबारा से देखते हैं, इसमें क्या है, ऊर्जा अंतराल कम होता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकता है इसके अंदर आ जाए, ताप नहीं देते तो भी आ जाएंगे, इसका मतलब अल्प चालकता दर्शाएगा या कम चालकता दर्शाएगा। लेकिन अगर मैं इन इलेक्ट्रॉनों को ताप देता हूं, ताप देने का मतलब इन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलेगी, इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन है इस पूरित संयोजकता बैंड से किस में आएंगे, आगामी उच्च रिक्त बैंड जिसको क्या कहा जाता है, चालन बैंड भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें आएंगे तो वो आपका क्या होगा, उसकी चालकता है बढ़ जाएगी। इस कहने का मतलब क्या होगा, अर्धचालकों को ताप देने से उनकी चालकता बढ़ जाएगी। तो ये था आपका बैंड सिद्धांत। तो डायग्राम को अच्छे से समझना है, थ्योरी आप इसके आधार पर लिख सकते हो, या फिर जो आपको पीडीएफ नोट्स जो है प्रोवाइड कराए गए हैं वहां पर भी आपको इसकी थ्योरी है अच्छे से परिभाषाएं जो दे रखी है, तो वहां से भी इसको आप है तैयार कर सकते हो। तो इसके साथ ही अपना जो है कक्षा 12 में जो है आपका चैप्टर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था चैप्टर है वो आपका कंप्लीट होता है, जिसमें चुंबकीय गुण और अगर मैं बात करूं अर्धचालक के बारे में तो फिजिक्स में उसका आपका पूरा चैप्टर रहेगा, वहां पर आपको अच्छे से करवाया जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो रिवीजन के समय इस पार्ट को भी जो है आपको जो है केमिस्ट्री में जो है आपको और अच्छे से समझा दिया जाएगा। अब कल से जो है अपना नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो नेक्स्ट वीडियो है आपका जो है चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है आपका विलियन या जिसको क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन भी कहा जाता है। उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर को स्टार्ट करने के बाद में जो है इस पूरे चैप्टर का है जो चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट है, जिसका अंकित प्रश्न आपको जो है करवा दिए गए हैं, थ्योरेटिकल मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक भी करवा दिए गए हैं, अर्धचालक को छोड़ करके और जो है आपका चुंबकीय गुण को छोड़ करके जो है इस पूरे यूनिट का आपका टेस्ट रहेगा, जिसके बारे में जो है आपको सूचना है। आपके जो है व्हाट्सएप ग्रुप है स्कूल से जुड़े हुए जो व्हाट्सएप ग्रुप से जो स्टूडेंट जुड़ रखे हैं उनको जो है टेस्ट की सूचना है वो आपकी प्रोवाइड करा दी जाएगी। टेस्ट होने से 2 दिन पहले आपको जो है सूचना दे दी जाएगी। तब तक है इस पार्ट को आपको रिवाइज करते रहना है। तो बाकी है अपन है कल से जो है आपका नेक्स्ट वीडियो में अपन है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है आपका चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है आपका विलियन, जिसको क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन भी
कहा जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी है वो करते रहिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है आप लाइक शेयर और जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जो है सभी स्टूडेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा है पढ़ाई का फायदा ले सके। धन्यवाद।